हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 5 अक्टूबर 2020 और देख लेते हैं आइडिया और एडिटोरियल पेज से कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के। तो सबसे पहले देख लेते हैं एडिटोरियल पेज। इस पर अपन 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। ये तो क्वेड ग्रुप से रिलेटेड है, ये मॉनसून एग्रीकल्चर रिफॉर्म से रिलेटेड है, ये एजुकेशन का किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, जो अभी एक डिवीज़न देखा जा रहा है मुस्लिम्स और हिंदूज़ के बीच में, और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है आपको पता है, पार्टीशन से। तो उससे अपन समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एजुकेशन जो है अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस डिवीज़न को ख़त्म करने के लिए। ये जो यूएसए में इलेक्शंस कैंपेन चल रहे हैं उनसे रिलेटेड है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं प्रेसिडेंट अभी करंटली है और इलेक्शन कैंपेन में लगे हुए भी हैं रिपब्लिक पार्टी की तरफ से। वो कोविड-19 इन्फेक्टेड हैं, तो बहुत सारे इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं, वो अपने किसी काम के नहीं है। तो 3 आर्टिकल इस पेज से। नेक्स्ट पेज पे ये वाला आर्टिकल आप पढ़ लेना एक बार। इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है आपको कुछ चीज़ें ऐसी लगे कि हाँ काम की हैं, बट मुझे इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं कि पूरा डिटेल में आर्टिकल अपने को डिस्कस करना चाहिए। इसमें क्या क्या इश्यूज़ अभी करंटली इंडिया फेस कर रहा है। प्रीवियसली अपने जो पर्सनलाइजेशन हुआ करता था, पर्सनैलिटी कल्ट हुआ करता था, जैसे इंदिरा गांधी ने कुछ कहा, जवाहरलाल नेहरू ने सोशलिज्म ला करके रख दिया हमारे यहाँ पर इंडिया में। और दूसरी बात करोगे अगर लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो क्राइसिस टाइम आया था उस टाइम जय जवान जय किसान का नारा दिया था, वो सारी चीज़ें। और आज किस तरीके से विक्टिमहुड ज़्यादा हो रही है, कभी मिडिल क्लास विक्टिम बनता है। प्रीवियसली तो अपन ने देखा जो डाउन ट्रोडन सेक्शंस थे, मार्जिनलाइज सेक्शंस थे, SC ST जिनको कंसिडर किया गया उनको रिजर्वेशन दिया गया, बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही है। फिर माइनॉरिटीज़ ने अपने राइट्स लेने के लिए अपने आप को विक्टिमहुड में लेकर के आ गए, तो अब मिडिल क्लास अपने आप को विक्टिमहुड के पोर्शन में दिखा रही है कि भाई आज तक हमारे साथ अत्याचार हुआ, हम टैक्स देते हैं तो आप उस टैक्स की चोरी करवा देते हो, एक तरीके से सब्सिडीज़ के तौर के ऊपर जो गरीब लोग होते हैं उनको सब्सिडी दे करके। दूसरा मिडिल क्लास ये कहता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइम पे करते हैं, जबकि जो गरीब लोग हैं वो वहाँ पे गाँव में जाके आप देखो चोरी करते हैं। एग्जैक्टली पॉइंट ये आ रहा है कि डिवीज़न हमेशा से चलता आ रहा है, किस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी उस चीज़ को हैंडल कर रही है। तो आप देख लेना, ज़्यादा कुछ इतना ठीक नहीं लगा मुझे आर्टिकल। ये आर्टिकल बिल्कुल काम का नहीं है, ये आर्टिकल बहुत अच्छा है। जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं ना, उनके हाल क्या हैं और किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, एक इनोवेटिव आइडिया दिया है। एक अमेरिकन NGO की CEO हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल, चाइना ड्राइव्स क्वेड। चाइना ने ही क्वेड स्टैब्लिश करने के लिए बहुत हेल्प की है। ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हुआ क्या है, अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया S जयशंकर वो टोक्यो के लिए निकल चुके हैं, जहां पर सो कोल्ड क्वेड ग्रुप जो अभी तक बातचीत में ही चल रहा था, उसमें बातचीत की बजाय अब आगे प्रोसीडिंग्स होना शुरू हो चुकी है। मतलब उसको सॉलिड ग्राउंड मिलना शुरू हो गया है। अभी तक आपने कितने आर्टिकल्स सुने होंगे जिनमें एक ही चीज़ बोली जाती है, क्वेड अभी तक ऑन पेपर है या फिर केवल बातचीत ही हो रही है या सुपरफिशियल ही एक ग्रुप बना हुआ है। बट अभी इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेशन होने वाला है क्वेड ग्रुप की, टोक्यो में जो मीटिंग होगी। और 3 दूसरे मेंबर्स कौन कौन से हैं, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इन मेंबर्स के बारे में आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। वैसे देखो इंटरनेशनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ो तो अच्छी बात है। कल ही जैसे एक क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स 2020 में कि 4 कंट्रीज़ का ग्रुप दे दिया और उनमें से ये पूछ लिया कि इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो G20 मेंबर है। ठीक है, 4 सेलेक्ट करने थे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चारों मेंबर अगर आपको याद रहेंगे तो आप इस तरीके से कोइंसाइडेड वे में भी पूछ लेना कि भाई इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये कौन कौन, नीचे 3-4 ग्रुप्स के नाम दे दिए, G7, G7, G20, क्वेड, ब्रिक्स। इनमें से ये बताओ कि ये चारों जो कंट्रीज हैं किस किस ग्रुप के मेंबर हैं, तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा डायनेमिक पढ़ने की कोशिश करो। तो इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल ग्रुप के अंदर इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों के चारों हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या निकल के आ रही है कि बीजिंग से जो ऑफिशियल मीडिया है ना, वो लगातार कुछ ना कुछ जहर फैलाने की कोशिश कर रही है इस ग्रुप के अगेंस्ट में। अब अगर वाकई में देखें, चाइना को खुद को देखना चाहिए कि भाई ये जो क्वेड ग्रुप है ये शुरू कहाँ से, कंसोलिडेशन की शुरुआत कहाँ से हुई। देखो 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे बोला जाता है, आपको पता होगा क्रिकेट के अगर आप फैन हो तो बॉक्सिंग डे टेस्ट होता है ऑस्ट्रेलिया में, हमेशा होता है, कोई ना कोई से टीम के साथ में होता है। इंडिया के साथ भी 3-4 बार हो चुका है। तो बॉक्सिंग डे जो है उसको 26 दिसंबर को बोला जाता है वहाँ पे। वैसे तो क्रिश्चियनिटी में है ये टर्म, ठीक है,
बट स्पेसिफिकली मैं आपको यहाँ पे अपने यहाँ पर कल्ट है क्रिकेट, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बॉक्सिंग डे 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशन में सुनामी आई थी और उस टाइम पे इन चारों देशों की नेवीज ने कोऑर्डिनेटेड वे में एक रीजनल रिलीफ एफर्ट किया था। वहीं से एक आइडिया बन के निकला था कि ये चारों कंट्रीज कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकती हैं साथ में। तो 2007 में शिंजो अबे ने ये कहा था, जब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे जापान के, अभी वो उन्होंने रिटायरमेंट लिया ही है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है, तो इस वजह से। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर अभी कौन बन गए, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो जापान ने इस तरीके से आर्टिकुलेट किया इंडो पैसिफिक रीजन में कि किस तरीके से एक कोलैबोरेशन करके आगे हम आगे बढ़ सकते हैं। जो एक तो यूएसए हो गया, और एशिया रीजन की बात करें, एशिया रीजन की, तो वहाँ से 3 डेमोक्रेसीज, कौन सा, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जिससे कि नई स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी स्टेबलाइज की जा सके। तो इस तरीके से पिछले कुछ सालों की बात करें तो इंडो पैसिफिक जो टर्म है ना, वो अब पहले तो क्या होता था, एशिया पैसिफिक टर्म ज़्यादा होती थी, अब इंडो पैसिफिक टर्म ज़्यादा आने लग गई है। अब वर्ल्ड पॉलिटिकल सिनेरियो की अगर बात की जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्वाड जो है अब लगातार एक क्रेडिबिलिटी गेन करता हुआ कोalition दिख रहा है, जिसमें ये मीटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो बीजिंग ने हमेशा से इस क्वाड को ऑब्जेक्ट किया है कि भाई ये जो ग्रुप है ना, ये तो राइजिंग चाइना को कंटेन करने के लिए है, और इसको केवल और केवल ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी का पेंट दिया जा रहा है। मतलब नाम तो लिया जा रहा है इन चारों कंट्रीज के द्वारा ये कि हम ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे, बट ये चाइना को कंटेन करने के लिए है। अब क्वाड की अगर अपन बात करें तो ये ग्राउंड कब गेन कर रहा है, अभी रिसेंट देखो, पेंडेमिक के बाद में चाइना ने साउथ ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, लद्दाख रीजन ऑफ इंडिया, हर तरफ चाइना ने अपना एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया। अब साउथ ईस्ट एशिया में भी आप देखोगे तो वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये कंट्रीज भी कहीं ना कहीं चाइना से परेशान है। तो इस वजह से आप देखो चाइना लगातार एग्रेशन दिखा रहा है, तो इन कंट्रीज को और ज़्यादा एक क्लैरिटी आ रही है कि भाई चाइना को तो रोकना ही पड़ेगा। तब जाकर के ये जो ग्रुप है ये अपने आप से ज़्यादा क्रेडिबल होता जा रहा है विद द टाइम। अगर इन चारों मेंबर्स की बात करें तो ये चारों मेंबर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने अपने रीजन्स में, चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे फिर यूएसए हो। चाइना की अगर बात करें तो चाइना ने हमेशा से इस क्वाड के फॉर्मेशन को एक तरीके से ऑफिस्केट कर दिया। ऑफिस्केट का मतलब क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं अंधेरे में अनक्लियर बना के रखना चाह रहा था, बट जब ये प्रीवियस चारों के चारों मेंबर्स इनका ये फाइनलाइज हुआ कि हम मीटिंग करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये है कि चाइना जो अपनी ऑफेंसिव पॉलिसीज़ के बेसिस पे आगे काम कर रहा है ना, उसको रोकना। अब चाइना चाहे कितना ही अपने तरफ से इन कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि चारों कंट्रीज़ के इकोनॉमिक स्टेक्स जो है ना, वो देखो चाइना के साथ में अपन ट्रेड, इंडिया वाले भी ट्रेड अपन बहुत ज़्यादा करते हैं चाइना के साथ में, तो उन इकोनॉमिक स्टेक्स की वजह से कहीं ना कहीं चाइना का हमारे साथ में एक ऊपर प्रेशर भी बनता रहता था। बट इन चारों कंट्रीज़ ने मिलके और इस पूरी प्रेशर को हटाने की एकदम क्लियर मैसेज दे दिया है कि भाई अब हम ज़्यादा तुम्हारा इकोनॉमिक प्रेशर सहन नहीं करेंगे। और दूसरा, कोविड-19 की वजह से देखो इकोनॉमिक डिसरप्शन भी आया है, तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव रह नहीं गया है चाइना। और रही सही में कोविड-19 की जो कोरोना वायरस का ओरिजिन है जो वुहान से हुआ, तो उस वजह से भी चाइना की सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं एक तरीके से डाइल्यूट होती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी तक क्वाड जो कि लेस ऑर्गेनाइज था, वो अब कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आज की जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। चाइना की अगर बात करें तो हमेशा से इंडिया को बहुत सारे इश्यूज़ पर चाइना ने प्रेशराइज करने की कोशिश की है। अब जैसे कि लद्दाख वाले रीजन में भी चाइना ने एग्रेशन दिखाया है। रही सही में चाइना हमेशा से इंडिया पे प्रेशर बनाता रहा है कि भाई आप पाकिस्तान के साथ में मिलिट्री पार्टनरशिप क्रिएट करो। तो इंडिया ने ये चीज़ बिल्कुल कंसिडर की है कि भाई आप एक तरफ तो हमें कॉपरेशन की बात करते हो, दूसरी तरफ एनएसजी जैसे ग्रुप्स हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स, वहाँ पे आप हमें मेंबरशिप नहीं देते हो, तो कैसे हम आपके ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर के आएँ। और रही सही में लद्दाख जैसे रीजन में आप बार बार में हमारे एग्रेशन दिखाते रहते हो, और वो भी कंसिस्टेंटली, तो उस वजह से इंडिया कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट बिल्कुल क्लियर कर चुका है कि भाई अब चाइना के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये चारों कंट्री साथ में आए हैं और अब ये मीटिंग होने वाली है। तो इस तरीके से दिल्ली ने
जो चाइना का प्रेशर बनाने का एटीट्यूड है ना, उसको देखो अवॉइड करना शुरू कर दिया है कि भाई अब ज़्यादा प्रेशर बनाने की ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमी है तो आपकी है, मिलिट्री है तो आपकी है, कोई टेंशन नहीं है, हम लड़ने के लिए भी तैयार है, हमें हमारी सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी बिल्कुल भी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करनी। और इस तरफ कंसोलिडेशन ऑफ द क्वाड ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्लियर हो गया होगा कब ओरिजिन हुआ, क्या पूरा सीक्वेंस था। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, रीडिंग द रेन। बहुत अच्छा आर्टिकल है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, अभी जो कल का पेपर आया मैंने पूरा एनालाइज किया अच्छे से, उस पेपर में एक चीज़ बड़ी क्लियर है, एडिटोरियल को बड़ा ढंग से पढ़ना शुरू कर दो, अब क्वेश्चन एनालिटिकल आने लग गए हैं। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन हैं कि भाई आप ये बताओ, अगर इंडिया का, जब अभी इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया देख रहा है, तो इंडिया लगातार प्रेशर में है अभी, और वर्ल्ड की सारी इकोनॉमीज़ हैं, तो उस केस में आप इस पूरे इकोनॉमिक प्रेशर को हैंडल करने के लिए, फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल करने के लिए आप क्या क्या कदम उठाओगे। तो 3 ऑप्शंस थे वहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपने एडिटोरियल्स को ढंग से पढ़ा ना, उन तीनों में से ढंग से आंसर लगा दोगे। पर अगर एडिटोरियल्स पे आपने दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाया, बस ये देखा कि ये मेंस के हिसाब से, भाई मेंस के हिसाब से नहीं होता। कहने का मतलब मेरा ये है कि अब की बार जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत ही एनालिटिकल था। अगर चीज़ें आपने ढंग से पढ़ी है तो आप आराम से अप्रोच कर जाओगे क्वेश्चन पेपर को, और नहीं ढंग से पढ़ी है, कहने का मतलब चाहे पढ़ो कुछ भी, पर ध्यान से पढ़ो आप। ऐसा नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ों को ढंग से पढ़ो। अभी तक एक आइडिया ये था कि मतलब कुछ एक्सपर्ट्स का कहना ये था कि अब की बार देखो क्वेश्चन भी इस तरीके से, एनसीईआरटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है आप देखो। एनसीईआरटीज़ में 11th की जो आप देखते हो, ये पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कवर की हुई है। इसी तरीके से जो इकोनॉमिक सर्वे का जो सेगमेंट है ना, वो आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। देखो इकोनॉमिक सर्वे ये नहीं कि केवल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक सर्वे से देखो एक तो आपके पास डेटा अच्छे से आ जाता है, और डेटा जब आता है तो आप आराम से ऐसे में भी अप्रोच कर पाते हो, क्योंकि इनिशियली आप जब इंट्रोडक्शन लिखो तो वहाँ पर डेटा बेस्ड अगर करते हो ना तो एक इफेक्ट आता है। या फिर कहीं पर भी आप कोई बात लिख रहे हो तो उसके बाद में एग्जाम्पल दे दिया कि भाई इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के हिसाब से तो ये डेटा है, तो वो आपको एक सब्सटेंशियल स्ट्रेंथ दे देता है, तो वो और भी अच्छी अप्रोच हो जाती है। और रही सही में प्रीलिम्स में तो आपके काम आता ही है। और एक चीज़ मैं बता दूं, डेटा कहाँ का ऑथेंटिक होता है, देखो एक तो ये होता है कि अभी रिसेंटली कोई रिपोर्ट का कोटेशन दिया जाए तो आप यूज़ कर सकते हो, बट अपने को मैक्सिमम रिलाई करना चाहिए कि जैसे मैं यहाँ पे ये मॉनसून और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात कर रहा हूँ ना, तो आप ये कोशिश करो कि इससे रिलेटेड क्या अपन रेफरेंस ले सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे में। अगर ले सकते हो तो वहाँ का डेटा आप पिक करो। आप मेरी बात समझना, क्योंकि गवर्नमेंट का डेटा अगर अपन पिक करेंगे तो देखो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का डेटा ही ऑथेंटिक होता है। गवर्नमेंट जो चीज़ बोल देती है हमें वही चीज़ माननी होती है। पर हाँ, ऐसे राइटिंग में अपन टेंटेटिव चीज़ें बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप अपने इमोशंस भी कहीं ना कहीं पुट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी ये चीज़ें आप और सीख जाओगे, इतना कोई लोड नहीं है, बस तैयारी कंटिन्यू करते रहो। ये लंबा प्रोसेस है। लोग कहते हैं कि भाई 1 साल में क्रैक हो जाता है फर्स्ट अटैम्प्ट में। भाई फर्स्ट अटैम्प्ट से पहले वो कम से कम 1.5 से 2 साल की उनके पास प्रिपरेशन का बैकअप होता है। समझ गए? तो अगर आपने अभी शुरुआत की है तो आराम से तैयारी करो, कंसिस्टेंटली करो, डेली 6-7 घंटे पढ़ो इफेक्टिवली। वैसे चाहे आप टाइम पास कितना ही करो, पर 6-7 घंटे आपके इफेक्टिव होने चाहिए। और उन 6-7 घंटों में जो पढ़ो ना, उसको राइट सही तरीके से पढ़ो, और साथ में आपके की नोट्स बनाते जाओ साइड में, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स, और उनको रिवाइज करो दूसरे दिन सुबह उठते ही। ठीक है, फिर देखो आपका इफेक्टिव मतलब रिजल्ट आपको मिलता है कि नहीं। खैर चलिए वापस आता है अपने आर्टिकल की तरफ। रीडिंग द रेन। अभी रिसेंट साउथ वेस्ट मानसून की बात करें, जो कि अभी जून सितंबर के बीच में आता है, आपको पता है। ठीक है, 4 महीने का चलता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने का। तो 8.7% हमारे यहाँ पर क्यूमुलेटिव रेनफॉल सरप्लस देखा गया है थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, और अगर पिछले साल की बात करें तो हमारे यहाँ पर 10.4% सरप्लस था। तो ऐसा लगातार 2 सालों में रेनफॉल का सरप्लस देखना 1958-59 के बाद पहली बार हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कितना फेवरेबल रहा है मॉनसून इंडिया के लिए। सॉरी, अगर दूसरी तरफ अगर देखें तो पिछले जुलाई, मतलब जुलाई 2019 से लेकर के अब तक के पूरे 15 महीनों का टाइम देखें ना, तो 13 महीनों में रेनफॉल जो था वो उन महीनों में प्रीवियसली जितना भी डेटा था उसके एवरेज से हमेशा से ज़्यादा रहा है। मतलब इंडिविजुअल मंथ की बात करें पिछले 15 में से 13 महीने, तो हर एक महीने में
जितना एवरेज रेनफॉल कंसिडर किया जाता है उससे भी ज़्यादा रेनफॉल हुआ है हमेशा से। तो ये एक अच्छी रिपोर्ट है, कहने का मतलब हमारे यहाँ पर रेनफॉल अच्छा हो रहा है। फिर इसके बाद में अगर देखें तो हमारे यहाँ पर ग्लोबल वेदर मॉडल्स के अकॉर्डिंग देखें तो देखो ला नीना कंडीशन प्रिवेल कर रही है, जो साउथ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे। देखो ला नीना का मतलब क्या होता है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ ली है तब तो देखो इजी है आपके लिए, 11th-12th की ज्योग्राफी आपने पढ़ ली है तो 11th की पढ़ लो, ठीक है। नहीं पढ़ी है तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये मान लो साउथ अमेरिका है, ठीक है, इधर से पेरुवियन करंट आती है और इधर से आपकी आती है ये वाली करंट, जिसको अपन ला नीना या फिर अपन बोल देते हैं इसको अल नीनो। अगर ये वाली करंट वार्म करंट होती है, ये वाली करंट अगर प्रिवेल कर जाए इस ठंडी वाली करंट पे, तब तो देखो ये वेस्टर्न कोस्ट क्या हो जाएगी, गर्म होगी कि नहीं, बिल्कुल। अगर ये गर्म हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। अब यहाँ पर लो प्रेशर बन गया मतलब आसपास की हवा को ये अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं सारा। तो इस तरीके से वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका रेनफॉल ज़्यादा हो जाएगी। इसको तो बोल देते हैं देखो अल नीनो। अभी ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, इतना ही समझ लो आप, अल नीनो। अब आसपास की सारी हवाएं अगर ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका खींच लेगी तो इंडिया के पास में हवा जाएगी, ये मान लो नहीं, क्योंकि हवा की कमी हो इंडिया वाले को भी इधर ही खींच लिया, ये मान लो आप तो, ठीक है। शॉर्टकट में अपन समझने की कोशिश करें तो इस तरीके से यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा हो जाता है तो अल नीनो, इंडिया में कमी हो जाएगी बारिश की। दूसरा केस होता है ला नीना। अगर ये जो पेरुवियन करंट है ना, इधर से नीचे वाली जो ठंडी वाली आ रही है, तो वो ठंडी वाली अगर प्रिवेल करती है तो यहाँ साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर फॉल। और टेम्परेचर फॉल होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। इसका मतलब हवाएं यहाँ से दूर भागेंगी। अब ये हवाएं जब दूर भागेंगी तो यूँ मान लो कि इससे हमारे यहाँ इंडिया में रेनफॉल अच्छा होगा। तो ये जो ला नीना का जो कंसेप्ट है ना, ला नीना वाला जो कंडीशन है, ये आने वाले टाइम तक आगे बना रह रहा है। तो इसकी वजह से इंडिया में जो रेनफॉल है उसके लिए हमारे फेवरेबल सिचुएशन है। तो ला नीना जब होता है तो इंडिया में रेनफॉल ठीक रहता है। तो अब की बार ला नीना कंडीशन ही प्रिवेल कर रही है, इस वजह से हमारे यहाँ रेनफॉल जो है एवरेज जितना भी रहता है उसका 8.7% एक्स्ट्रा कंसिडर मतलब नोट किया गया है। तो इस तरीके से विंटर्स के टाइम पे जो हमारे मावट आती है ना, वो भी अच्छी होगी। जैसे कि अगर साउथ इंडिया की बात करें तो सॉरी कौन सा होता है, क्या नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा, क्योंकि अब मानसून वापस बाहर निकलेगा ना। एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, देखो एक तो साउथ वेस्ट मानसून तो इस तरीके से जाता है, ठीक है, फिर ये हवाएं हिमालय से टकरा करके वापस घूम के आती हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से घूम करके जब आती है ना, तो ये जिस डायरेक्शन से जा रही है ना, आप देखो साउथ वेस्ट की तरफ से जा रही है ये, इसलिए इस मानसून को साउथ वेस्ट बोल दिया जाता है। और ये किस तरफ से आ रही है, इधर से, नॉर्थ ईस्ट से। तो अब क्या है, नॉर्थ ईस्ट मानसून शुरू हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट मानसून से आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाले रीजन में मेनली बारिश होती है, ठीक है। तमिलनाडु में आपको पता होगा कि अक्टूबर या फिर नवंबर स्टार्टिंग के लगभग चेन्नई में बाढ़ आती है, ठीक है। वो नॉर्थ ईस्ट मानसून की तरफ वजह से आती है कि जो वापस से इंडिया की जो मेन लैंड है उससे हवाएं वापस घूम करके और चेन्नई की तरफ आती है, तमिलनाडु की तरफ, और बे ऑफ बंगाल की जो वाटर बॉडी है वहाँ से क्या करती है, मॉइस्चर पिक करती है, फिर जाके वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो बाढ़ के आने के स्कोप बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए खैर कोई नहीं, मेन पॉइंट अपना इतना सही था कि विंटर मंथ्स में भी जो रेनफॉल होने वाली है, मावट तो होती है देखो नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया में होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से बारिश। तो इस तरीके से विंटर मंथ्स में भी हमारे रेनफॉल अच्छा होने का स्कोप दिखाई दे रहा है। तो अगर अपन देखें तो आज के टाइम पे कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी और हेल्थ तो बहुत बुरे तरीके से डिवास्टेटेड है, ख़त्म हो चुकी है बहुत बुरे तरीके से। तो रेन है वो एक गॉड की तरह काम कर रही है कि नहीं। अगर अपन फार्म सेक्टर की बात करें, अक्टूबर दिसंबर 2019 क्वार्टर की, पिछले साल की बात करें, तो वहाँ पर पेंडेमिक से पहले ही हमारे यहाँ पर देखें तो हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं ठीक ठाक परफॉर्म कर रही थी कि हाँ चलो ठीक है, कि परफॉर्मेंस ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर अभी प्रीवियसली अगर देखें तो कोविड-19 से पहले भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और कोविड-19 के बाद में भी अगर कोई एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो केवल एग्रीकल्चर है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हाँ ग्राउंड वाटर या फिर जो वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, बड़े बड़े डैम्स हैं, वहाँ पर पानी का क्या है, तो देखो मॉनसून अच्छा है तो धीरे धीरे पानी भी परकोलेट होकर के वाटर जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी राइज हुई है, और ओवरऑल देखा जाए तो 14.1% एक्सेस में पानी है वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे पिछले 10 सालों में ज़्यादा पानी की
स्टोरेज है, तो आप देख सकते हो कि जब रबी की क्रॉप होगी विंटर और स्प्रिंग के टाइम पे, जो अभी बुआई हो जाएगी, हो चुकी, शुरुआत हो जाएगी उसकी, अभी कटाई चल रही है, खरीफ की आ चुका मार्केट में, तो अब बुआई हो रही है। तो उस जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, इनकी अगर बुआई हो जाएगी तो उसके बाद में उनको क्या पानी की सप्लाई के लिए क्या होता है, एक तो मावट डिपेंडेंट होती है, मावट इतनी ज़्यादा नहीं होती है अपने यहाँ पे। दूसरा क्या होता है रबी की क्रॉप के लिए कि हम ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करते हैं, या जो भी रिजर्वायर्स है, बड़े बड़े डैम से, इनमें पानी जितना भी स्टोर किया हुआ है उनको केनाल सिस्टम के थ्रू खेतों तक पहुंचाया जाता है। अब की बार एग्रीकल्चर पे बहुत बहुत क्वेश्चन आए, 3-4 क्वेश्चन आए एग्रीकल्चर पे, और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। अगर आपने नहीं देखा पेपर तो आप प्लीज़ पेपर ज़रूर देखना एक बार, ठीक है। तो होता क्या है कि रबी की जो क्रॉप है उसमें सब वाटर सप्लाई किससे इंश्योर की जाती है, ग्राउंड वाटर से। अब ग्राउंड वाटर या स्टोर्ड वाटर अगर पूरा प्रॉपरली एक्सेस में 14.1% अगर रिजर्वोयर्स में है तो वो कितना अच्छा है, तो रबी की क्रॉप है वो भी डेफिनेटली अच्छी रहेगी। तो कहने का मतलब रबी और खरीफ की जब क्रॉप अच्छी रहेगी तो आप देख सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर कितना अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पास्ट एक्सपीरियंसेस को आप देखोगे ना, इकोनॉमी आप पढ़ते हो कि जितनी बार भी जीडीपी डिक्लाइन कर गई है ना, उतनी बार एक चीज़ ज़रूर थी कि ये एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ज़रूर डिक्लाइन कर गया, वो चाहे ड्रॉट की वजह से हो चाहे फ्लड्स की वजह से हो। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हमारी इकोनॉमी तो डिक्लाइन कर रही है और एग्रीकल्चर ग्रो कर रही है, तो ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छा साइन है कि चलो जो एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकोनॉमी है उसमें अगर एग्रीकल्चर अच्छा परफॉर्म करती है तो वो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी भी 50% लेबर ऑक्यूपाइड है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। तो वो चीज़ अपन देख सकते हैं कि कितना सिग्निफिकेंट हो जाता है। अगर अपन फूड ग्रेन की बात करें, ऑयल सीड्स की बात करें या कॉटन प्रोडक्शन की बात करें, हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं अच्छे से परफॉर्मेंस आ रही है। दूसरी तरफ फैक्ट्रीज, रेस्टोरेंट, मॉल्स, एयरपोर्ट्स, ये सारे के सारे अभी भी कोविड-19 की वजह से अभी लॉकडाउन में ही पड़े हैं। तो एक तो हो गई एग्रीकल्चर सेक्टर, तो वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक हो गया सर्विस सेक्टर, वो कहीं ना कहीं अभी भी कोलैप्स्ड है। और तीसरा बच गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो अभी जो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है ना, वो लगातार पिछले 2 महीनों से राइज कर रहा है। तो कहने का मतलब एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी लेवल पे थोड़ा सा परफॉर्म कर रहा है, तो सर्विस सेक्टर बहुत बुरे तरीके से कहीं ना कहीं कोलैप्स्ड है। रीजन बीइंग क्योंकि सर्विस सेक्टर में 1-to-1 कांटेक्ट होता है ना, इस वजह से वहाँ प्रॉब्लम का सामना किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो अभी रिसेंट 3 रिफॉर्म्स आए हैं, एक तो मार्केटिंग मूवमेंट और स्टॉक पाइलिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, कि किस तरीके से अपन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को टैकल कर सकते हैं, फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट अवेलेबल हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदा उठा सके अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। तो वो एक वेल टाइम्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और राइट सिग्नल देने के लिए है कि किसी भी तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट कितना प्रोक्योर करेगी, अल्टीमेटली मार्केट फोर्स जब काम करेगा तब जाकर के फार्मर्स को उनकी जो एक्चुअल में प्राइस मिलनी चाहिए वो मिल सकती है। अच्छा, एक क्वेश्चन था आज कल के पेपर में, इसी से याद आया मुझे, यहीं पे अपन यहाँ तक पहुँच गए इस आर्टिकल में। एक क्वेश्चन था कि एमएसपी बेस्ड क्वेश्चन था कि एमएसपी जो है उससे ऊपर प्राइस जा ही नहीं सकती। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना आप कि एमएसपी जब फिक्स कर देती है गवर्नमेंट तो मार्केट में एमएसपी से ज़्यादा प्राइस जा ही नहीं सकती। अरे भाई, एमएसपी से ज़्यादा क्यों नहीं जा सकती? जाती है एमएसपी से ज़्यादा। जब मान लो मार्केट में डिमांड तो है 100 किलोग्राम गेहूं की और मार्केट में पहुंच रहा है 80 किलोग्राम ही, तो आप बताओ वहाँ पर प्राइस राइज होगी कि नहीं? चाहे एमएसपी आपने 10 रुपये किलो ही क्यों ना रखी हो, तो 15 रुपये किलो खरीदने वाले भी आराम से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको समझने की ज़रूरत है। अब की बार पेपर बहुत डायनामिक था। चलिए खैर कोई नहीं। तो इस तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, कोल्ड चेन, वेयर हाउसेज इनको डेवलप करना, फूड प्रोसेसिंग उसमें इन्वेस्टमेंट करना, एक्सपोर्ट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हम ख़राब ना होने दें और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। पहला काम। दूसरा काम अपन ये देखें, आज रियलिटी ये है कि इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं, पहले तो क्या था कि हम डेफिसिट की वजह से परेशानियों का सामना करते थे, तो तब जाके एमएसपी दे दी, या फिर एक कंज्यूमर को भी हमें बेनिफिट देना है तो किसानों को भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। तो वो सारी चीज़ें अगर देखें तो आज हम डेफिसिट इकोनॉमी से बढ़कर के अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात करें तो सरप्लस फार्म प्रोड्यूसर बन चुके हैं। तो चैलेंजेस क्या है अभी कि हमें मार्केट ढूंढना, क्योंकि पहले तो क्या था, मार्केट में आता ही नहीं था माल। अब माल ज़्यादा है पर मार्केट कम है,
तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं मार्केट को ओपन लिबरल करने की ज़रूरत है, जहाँ पर एक छोटा स्मॉल जो फार्मर है वो भी जा कर के अपने प्रोड्यूस को इजीली अच्छे प्राइसेस पे बेच सके। तो अब मैनेज नहीं करना है शॉर्टेज को, अब हमें मार्केट अवेलेबिलिटी देनी है। तो करंट गवर्नमेंट ने जो कुछ भी किया है वो अभी जो रिक्वायरमेंट थी, बहुत सालों से जो रिफॉर्म ड्यू थे और जो ट्रस्ट हमें बनाना चाहिए फार्मर्स के बीच में, वो बनाने का टाइम है। और इसके लिए हमें लगातार इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट इसमें ज़रूर कंट्रीब्यूट कर भी रही है और इसमें एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की ज़रूरत है, उसमें गवर्नमेंट कैपेबल भी है। तो इस तरीके से आर्टिकल अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है द वे ऑफ द स्कूल। इस आर्टिकल से अपन थोड़ा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पिक कर सकते हैं या फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे यहाँ पर क्यों मुस्लिम हिंदू डिवीज़न अभी भी प्रिवेल कर रहा है। देखो, अगर पहली बार देखें इस्लाम और इंडिया के बीच में अगर बॉन्डिंग देखें तो प्रॉफिट मोहम्मद का जब ओरिजिन, मतलब उन्होंने जब इस्लाम को स्टैब्लिश किया था, तब से लेकर अब तक हम देख सकते हैं जब हमारे यहाँ केरल में पहली मस्जिद बनाई गई थी 631 CE के टाइम पे, मतलब कॉमन इरा, इसी इरा में जिसकी अपन बात कर रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद अवेयर था कि इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट प्लेस है, वहाँ पर ये धर्म जो है वहाँ पर उसको स्पेस मिलेगा। दूसरा अगर देखें तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, कुछ टाइम बाद में जब कारबला ट्रेजेडी होती है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होते हैं शिया सुन्नीस के बीच में बहुत ज़बरदस्त, तब इमाम हुसैन ने अपने ओपोनेंट से ये कहा था कि भाई मुझे इंडिया में माइग्रेट कर जाने दो, मुझे मारो मत। ऐसे करके आप देख सकते हो कि इंडिया पर किस तरीके से रिलाई करता रहा है इस्लाम। अगर प्रीवियसली देखें, अगर अपन देखें आज टोटल 172 मिलियन, मतलब 17 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है इंडिया में। दूसरा, इंडिया वर्ल्ड में मुस्लिम पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड लार्जेस्ट है। मुस्लिम पॉपुलेशन थ्रू आउट इंडिया स्प्रेडेड है। आज अगर आप देखोगे तो बड़े से बड़ी पर्सनैलिटीज़, फॉर एग्जांपल विप्रो के जो हेड हैं अजीम प्रेम जी, वो उनसे लेकर के बड़े बड़े स्टार्स जैसे कि दिलीप कुमार, वो भी मुस्लिम्स ही हैं। इसी तरीके से 3 प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे मुस्लिम हो चुके हैं। तो काउंटलेस अदर ऑक्यूपेशन में भी हाईएस्ट पोस्ट के ऊपर लोग, मतलब जो मुस्लिम्स हैं वो पोस्टेड रह चुके हैं, चाहे वो कैबिनेट सेक्रेटरी हो या फिर इंडियन एयरफोर्स के अंदर कहीं पे कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट पे लगे हों। तो कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम्स जो है वो हमारे एक इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं। और इतनी बड़ी कम्युनिटी को अगर एजुकेशन और पुअर्टी लाइन से बाहर नहीं निकाला जाता, मतलब उनको एजुकेशन प्रॉपर नहीं दी जाती और पुअर्टी लाइन के लगातार अगर वो एक तरीके से ग्रैब में फंसे हुए हैं, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक, आप कह सकते हो कि उनके मन में जो डर है पार्टीशन का, उस डर को और ज़्यादा बढ़ा देता है। देखो, एजुकेटेड माइंड को आप जल्दी से डाइवर्ट नहीं, माइंड वॉश नहीं कर सकते हो। एजुकेटेड माइंड को बहुत टाइम लगता है, आप जल्दी से उसको ये नहीं कह सकते भाई तू ये कर ले तो वो आपके हिसाब से ये कर लेगा, बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं। आज अगर अपन देखें जो डर है या जो गैप है इंडिया, मतलब एक तरीके से मुस्लिम्स और हिंदूज़ में, तो उसकी वजह एक ही तो ना, पार्टीशन टाइम पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जिन्ना का जो एक खुद का जो एक टारगेट बना था कि कैसे भी करके मैं रेलेवेंट बनूं, उस केस में अगर जिन्ना ने अपनी बात रखी कि पार्टीशन करवा दो हमें, तो एक अलग से 2 नेशन थ्योरी दे दी कि एक तरफ मुस्लिम्स के लिए अलग से देश बना दो। तो आज अगर हमारे देश में बहुत सारे लोग 73 साल के बाद में भी अगर रह रहे हैं 17 करोड़ से ज़्यादा, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लाने की ज़रूरत है और उन लोगों को अपने बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, जिससे कि आज ये टेम्पल, मॉस्क, इनसे रिलेटेड इश्यूज़ पर हम कॉन्फ्लिक्ट में ना आए, जैसे कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद इशू। तो इस तरीके के इश्यूज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत है। अगर अपन देखें तो पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी अपनी रोटी सेकने से पीछे नहीं जाते, वो भी लगातार अपना कुछ ना कुछ कोई ना कोई इशू लेकर के आ जाते हैं। अब चाहे कुछ भी पॉइंट आए, मेन जो इंपॉर्टेंट इशू है दैट इज़ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को आगे मोल्ड करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा था तब जिन्ना ने पाकिस्तान को पा लिया, बट आप देखोगे चाहे लिंग्विस्टिक ग्राउंड हो या फिर रिलीजियस ग्राउंड हो, उन पे कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में डिवीज़न लगातार चलता आ रहा है और उसकी ट्रेजेडीज़ का शिकार बहुत सारे मासूम लोग हुए हैं। तो इन ट्रेजेडीज़ को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक तो ये है कि मुस्लिम साइड जो है ना, उनको ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी कि भाई पार्टीशन हो चुका है, अब आप 100% इंडियन हो। सबसे पहली चीज़ तो ये।
मुस्लिम्स के दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए। दूसरी, हिंदूज़ के बीच में भी ये चीज़ आनी चाहिए कि भाई अब मुस्लिम्स है ना, वो इंडिया के इंटीग्रल पार्ट हैं, आप उनको अब रिमूव नहीं कर सकते इतनी बड़ी पॉपुलेशन को। तो इन दोनों कम्युनिटीज़ को समझने की ज़रूरत है। आज अगर अपन देखें तो अगर मुस्लिम्स और हिंदूज़ के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो एक बहुत लार्ज स्केल पे अगर माइग्रेशन होता है तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। तो आज टीवी पे अपन देखते हैं, नॉर्मल देखो आप, सीरिया से कॉन्फ्लिक्ट होकर के या फिर सीरिया से माइग्रेशन हो रहा है, नॉर्दर्न अफ्रीका से माइग्रेशन हो रहा है, छोटी छोटी बोट्स में बैठ बैठ करके लोग जा रहे हैं यूरोप में अपनी जान बचाने के लिए। क्या ऐसा होना सही है ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही अगर आप देखें जैसे कि CAA NRC टाइप, अगर ये अपन जो लॉ लेकर के आए हैं अभी, इंडियन गवर्नमेंट जो लेकर के आई है, उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप ये चीज़ समझो। यहाँ पर एक चीज़ बता रहे हैं, बोला 80 साल की एक बिल्किस नाम की एक लेडी, वो क्रॉस करके जाती है यूरोप को, तो सॉरी, शाहीन बाग में जो एजिटेशन होता है उसमें लीड करती हैं बिल्किस नाम की लेडी। तो इस तरीके से यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि 80 साल की लेडी को अपने राइट्स के लिए अगर वो कहीं ना कहीं रोड पे आ रही है या फिर कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के लिए फाइट कर रही है, तो उनके लिए, उन इंडिया के लिए कहीं ना कहीं शर्म की बात है कि नहीं? अगर आज वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड वे में है, ग्लोबलाइजेशन की बात अपन करते हैं, लिबरलाइजेशन की बात अपन करते हैं, तो वहाँ पर ये कंजर्वेशन की चीज़ जो है उसके लिए स्पेस बहुत कम बच जाता है। पॉइंट यहाँ पर राइटर ये निकाल के देना चाह रहे हैं कि भाई 73 साल हो गए आज हमें बिटरनेस में जीते हुए, क्या मिला? अब जिन्ना तो वापस आएगा नहीं मुस्लिम्स को इवैक्यूएट करने के लिए या बचाने के लिए, या उनको लगता है कि हाँ हमें निकाल के ले जाएगा। तो भाई मुस्लिम्स तो ये मानो कि ठीक है कि आज हम इंडियंस ही हैं, इंडियन आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लो, और हिंदूज़ को ये मानना चाहिए कि भाई मुस्लिम्स जो हैं वो इंडिया के इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं, अब उनको बाहर नहीं भेजा जा सकता। तो दोनों कम्युनिटीज़ की तरफ से रिलीजियोसिटी को हटाना पड़ेगा, धर्मांधता जिसको बोलते हैं ना, उसको हटाने की ज़रूरत है। तब जा कर के हम एक कंड्यूसिव सिटीजनशिप को इंश्योर कर सकते हैं। उसके लिए गुड क्वालिटी एजुकेशन, मतलब क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, बिजनेसेस में उनका पार्टिसिपेशन हो, इंडस्ट्री में उनको पार्टिसिपेशन मिले। तो यहाँ पर अगर अपन फोकस करेंगे तो ये जो कम्युनिटी बेस्ड जो गैप है ना, ये ख़त्म होने के स्कोप बनते हैं। अगर गुजरात की बात करें तो राइटर जो खुद हैं वो फिजिक्स के हैं वैसे तो लेक्चर, बट NGOs में भी पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो इन्होंने बोला कि हमने एक जिदनी इल्मा चैरिटेबल ट्रस्ट स्टैब्लिश किया था 2005 में। फिर उसके बाद में हमने मुस्लिम बॉयज़, गर्ल्स और या फिर डाउन ट्रोडन सेक्शन जो भी हैं, जहाँ पर एक जो प्रतिभाशाली बच्चे रहते हैं उनको हम वहाँ से पिक करते हैं और उनका एजुकेशन दिलाते हैं। और उसमें अभी हमने 10 लड़कियों को पकड़ा भी है, मतलब पिक किया है, कि जो कम्युनिटी स्कूल्स में जाकर के पढ़ती थी और उन स्कूल से हटा करके हमने बड़ी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया है। और उसमें हमने हेल्प भी ली है नोबेल लॉरेट की, जिनका नाम है वेंकी रामकृष्णन, नोबेल लॉरेट हैं, मतलब नोबेल अवार्ड जिन्होंने जीता हुआ है, उनसे भी हम हमारी हेल्प मांगते हैं। तो उससे क्या है कि जो एक्चुअल में कमी है ना, उस कमी को हम एड्रेस करने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि एजुकेशन, तो एजुकेशन हमें दिलाने की ज़रूरत है, समझ गए? जैसे कि 10 लड़कियां इन्होंने पिक की वडोदरा की एक स्लम से, जिनमें 4 हिंदू थी और 6 मुस्लिम्स थी। आज उनको अच्छी एजुकेशन दिलाने में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। राइटर लास्ट में यही बोल रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, और डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि भाई दोनों कम्युनिटीज़ को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भाई इंडिया इंटीग्रेटेड है, इंडिया के पार्ट आप हो, और इंडिया के पार्ट जब दूसरी कम्युनिटी है तो आप दूसरी कम्युनिटी को यहाँ से नहीं भगा सकते। अच्छा, सेक्युलरिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन आया था अशोक के ऊपर, कि एक स्टेटमेंट दे दिया, मतलब यूपीएससी कितना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अब इतना कंट्रोवर्शियल इशू है ना ये हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में जो गैप है, कितना गजब तरीके से फॉर्मुलेट किया। अशोका की एक इंस्क्रिप्शन का पूरा कोड दे दिया कि आप अपने धर्म के लिए बहुत ही प्यार रखते हो, और अगर आपने अपने धर्म को बहुत प्यार किया है और उस प्यार के चलते अगर आपने दूसरे धर्म या दूसरी फेथ के लोगों को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि आप अपने धर्म का खुद का लॉस कर रहे हो। तो ये जो कोट है, ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये कौन से राजा से रिलेटेड है? तो इसका आंसर था अशोक। और इतना बढ़िया तरीके से नरेट किया इस क्वेश्चन को कि आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो आपको खुद को लगेगा कि यूपीएससी कितनी डायनेमिक सोचती है। तो हमें करंट अफेयर से भी एसोसिएटेड, और एक चीज़, स्टैटिक पोर्शन आप अपना अच्छा कर लो। स्टैटिक अगर अच्छा नहीं है तो पेपर चाहे न्यूज़पेपर चाहे आप कितना हज़ार पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, स्टैटिक पोर्शन में पॉलिटी,
इकोनॉमी, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये 5 पिलर है भाई, ये आप ज़रूर ही पढ़ लो। इनके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स अच्छे से खंगाल लो, टॉपर्स के बहुत हज़ारों इंटरव्यूज़ पढ़े हैं, वो चीज़ें पढ़ ही लो। अगर ये चीज़ें 5 आपने ढंग से स्टैटिक पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ी है ना, तो करंट अफेयर छोड़ दो, मत लगाओ दिमाग, पास नहीं होगे। स्टैटिक पोर्शन जब तक आप क्लियर नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। स्टैटिक पहले, फिर डायनामिक, तब देखो फिर आप अपने आप ही कैसे एक डायनामिक एटीट्यूड बनता है आपका अप्रोच करने का, क्योंकि आपको तीनों लेवल पास करने हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तब जा करके कुछ काम बनेगा। नहीं तो फिर धक्के खाते रहोगे, मतलब नहीं है, टाइम पास कर रहे हो फिर आप। ओके, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टेपिंग आउट ऑफ द फ्रेम, मतलब कि किस तरीके से अभी तक एक पर्टिकुलर इशू को या पर्टिकुलर टारगेटेड एंटिटी को टैकल किया गया है, उस फ्रेम से हम बाहर निकले। देखो कोविड-19 की वजह से डिस्ट्रेस तो चारों तरफ है, रही सही में इस डिस्ट्रेस का आप आइडिया लगा सकते हो कि इंडस्ट्रीज़ बंद थी, तो इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी कम हो गई। अब आप एक चीज़ बताओ, इंडस्ट्रीज़ ही तो टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करती हैं, अगर वो ही बंद हो गई तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कौन करेगा? क्योंकि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, जो हम हमारे जैसे कंज्यूमर्स हैं, उनको तो सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो कैसे काम चलेगा पूरे देश का? तो फाइनेंशियल प्लाइट की अगर बात करें तो वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जिनको बोलते हैं डिस्कॉम, वो भी बहुत बुरे तरीके से अंडर स्ट्रेस आ गए हैं। अगर कोविड-19 से पहले भी आपने अगर आर्टिकल्स फॉलो किए हैं कहीं पे, तो आपको पता होगा कि ज़रूर मतलब किस तरीके से डिस्कॉम्स जो हैं क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। आज उनको लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो लेबर मार्केट कहीं फ्लक्चुएट कर जाता है, कहीं अर्बन कंजेशन की वजह से वो लाइन नहीं डाल पाते, तो कहीं एयर पॉल्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जैसे कि दिल्ली के अंदर है जो ग्रेडेड एयर पॉल्यूशन एक्शन रिस्पॉन्स कुछ ऐसे है। तो वहाँ पर दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन तक रोकना पड़ता है, क्योंकि कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। इसी तरीके से फार्मर्स को कुछ ना कुछ फ़ायदा देने के लिए आप सस्ते में बिजली बेचते हो, सब्सिडीज़ लेते हो, तो और सब्सिडीज़ जो इनको देनी चाहिए, क्योंकि देखो डिस्कॉम्स हैं, मान लो 10 रुपये में एक इलेक्ट्रिसिटी यूनिट इनको परचेज करनी पड़ती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है? तो उस केस में इनको अगर बेचनी है फार्मर को ये इलेक्ट्रिसिटी, तो वो बेच देंगे, चलो ठीक है 5 रुपये एक यूनिट के बेसिस पे या 3 रुपये में, तो बचे हुए पैसे का डिफरेंस तो स्टेट गवर्नमेंट गारंटी लेती है ना कि हम आपको सब्सिडी दे देंगे, बट वो पैसा नहीं आता, अटका हुआ पड़ा है। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो इनके पास तो पैसा नहीं आया ना, अब कहाँ से ये अपने आप को एडवांस करेंगे? नई टेक्नोलॉजी की डिमांड होती है, नया रॉ मटेरियल परचेज करना होता है, बहुत सारे लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस को भी कवर अप करना होता है। वो कैसे हो पाएगा जब आपको प्रॉपर टाइम पे पैसा ही नहीं मिलेगा? ये प्रॉब्लम का सामना डिस्कॉम्स इंडिया में लगातार करते आए हैं, ठीक है? हाँ, एनडीए फर्स्ट जो गवर्नमेंट थी, अभी जो गवर्नमेंट है इससे प्रीवियस जो टेन्योर था मोदी गवर्नमेंट का, उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने उदय स्कीम लेकर के आए थे, जिसमें ये टारगेट था कि कैसे भी करके जो कर्जा बढ़ा हुआ है डिस्कॉम्स का वो रिड्यूस किया जाए और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस को रैशनलाइज कर दे कि भाई कम से कम इनको अफोर्डेबिलिटी तो आए कि हाँ इतनी प्राइस यूनिट में बेचे, और जितना लागत है उतना खर्चा तो निकले एटलीस्ट। उसके लिए उदय स्कीम लेकर के आए, बट वो भी इतना कुछ काम नहीं कर पाई। फिर अभी जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था, स्टिमुलस पैकेज, आपको पता होगा लॉकडाउन के टाइम पे, तो उसमें 90,000 करोड़ तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक्सक्लूसिवली डोनेट किए थे, मतलब अलोकेट किए थे। उसको बढ़ाकर बाद में 1.25 लाख करोड़ कर दिए थे, मतलब 1.25 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने भी कोशिश की है, 2 बार कर ली उदय के हिसाब से, इस तरीके से। और प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ती है इन डिस्कॉम्स को। अब गवर्नमेंट का एक पोर्टल है प्राप्ति, अब देख लो ये इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, प्राप्ति। प्राप्ति अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है? तो प्राप्ति क्या है? एक पोर्टल है। अब ये क्या करता है, जो डिस्कॉम्स है ना, जो पावर जनरेटर्स हैं, ये किस तरीके से इनका लेन देन होता है, डेट का कितना ड्यूज है, कर्जा कितना, कर्जे का मेंटेनेंस देखता है ये प्राप्ति वाला। तो इसमें अगर स्टडी करें, ये जो ग्रुप था, इन्होंने एक स्टडी ग्रुप का भी वो किया है कोटेशन, यहाँ पे देखो CSEP, जो अपने काम का नहीं है वैसे, तो इस स्टडी के हिसाब से ये बता रहे हैं कि भाई जितना पैसा इनको मिलना चाहिए था ना, उतना पैसा इनको नहीं मिलता। अगर देखें अपने तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का मार्च 2019 का टोटल अगर फिगर देखें तो वो है 2.27 लाख करोड़ रुपए तक का एक तरीके से इनके ऊपर
कर्जे का प्रेशर है या फिर ये मांगते हैं। तो आप देखो कि जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी वैल्यू चेन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि जनरेशन, चाहे वो कोल पावर थर्मल पावर बेस्ड हो, मतलब न्यूक्लियर पावर बेस्ड हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, कहीं से भी जनरेशन के बाद में फिर ट्रांसमिशन होता है। यहाँ से जनरेशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी टरबाइन लगा करके जनरेट कर दी, फिर यहाँ से ट्रांसमिट किया और ट्रांसमिशन का ये पूरा नेटवर्क अलग से होता है। फिर आती है डिस्कॉम के पास पहुँचने के बाद में फिर वो एक एक सेगमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो इस तरीके से कंज्यूमर, रेगुलेटर, स्टेट गवर्नमेंट सबका अगर इन्वॉल्वमेंट देखें तो ये ड्यूज़ हैं एक दूसरे के ऊपर 2.27 लाख करोड़ के। तो आप देखो कि कितना एक स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत है यहाँ पर डिस्कॉम्स को। और डिस्कॉम्स की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली इनके पास में 1.8 लाख करोड़ जो रुपए हैं वो तो कंज्यूमर से ही आने बाकी हैं, जिसमें आप देखोगे तो स्टेट गवर्नमेंट को जो सब्सिडीज देनी होती है, मैंने जो आपको इक्वेशन बताई उस तरीके से, ये डेटा इतना काम का नहीं है, बट अपने को ये पॉइंट समझना है कि भाई डिस्कॉम्स पे कितना प्रेशर है। उनको जो पैसा मिलना चाहिए टाइम पे वो पैसा ही नहीं मिल रहा। 10-10 साल हो जाते हैं जब स्टेट गवर्नमेंट अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाती है। केवल एक चीज़ बोल दी जाती है कि भाई ठीक है, अब की बार मेरी सरकार आएगी तो मैं ये पूरे किसानों के बिल माफ़ कर दूंगा। तो उसकी वजह से प्रेशर तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ले लिया, पर उस प्रेशर को फिर वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, डिस्कॉम्स को। वो टाइम पे डिस्कॉम्स को पैसा नहीं देते। तो आप एक चीज़ बताओ, डिस्कॉम्स ऑलरेडी इनएफिशिएंट हैं, ठीक है। अगर डिस्कॉम्स ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो AT&C लॉसेज होते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग की है या थोड़ा बहुत आइडिया आपको AT&C, तो एग्रीगेट, टेक्निकल एंड कॉमर्शियल, ये लीक्स हैं, ये अवॉइडेबल हैं, बट डिस्कॉम्स इनएफिशिएंट है। ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ला ही नहीं पाते पैसों की कमी की वजह से। तो यहाँ पर एक तरफ गवर्नमेंट, दूसरी तरफ डिस्कॉम्स के ऊपर ये प्रेशर और ये लॉसेज। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लगातार बढ़ती जा रही है लॉसेज की, और इसको रेगुलेट करने में हमारे जो रेगुलेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखाई देते हैं। आज अगर देखें तो डिसफंक्शनैलिटी एक कॉमन रूल बन चुका है इन डिस्कॉम सेक्टर्स में या इलेक्ट्रिसिटी के पूरे सिस्टम के अंदर। अब बात ये की जाती है कि भाई प्राइवेटाइजेशन कर दो। अब प्राइवेटाइजेशन भी कर दोगे तो क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी? प्राइवेट कंपनीज को आप पैसा नहीं दोगे टाइम पे तो वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे प्रॉपर्ली काम को? तो यहाँ पर पॉइंट ये आ जाता है कि एक मल्टी प्रोन्स्ड नेटवर्क्ड ओवरहोल की ज़रूरत है। मतलब हमें केवल एक, वही बात है कि जो हमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं केवल उसको ट्रीट करने के बजाय रूट कॉज को ट्रीट करें तो ज़्यादा ठीक है ना। वो है हमारे यहाँ पर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स और डिलीवरेबल्स। जो टाइम पे चीज़ डिलीवर करनी चाहिए ना इन इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ को, वो टाइम पे दी जाए और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं वो एफिशिएंटली काम करें, तब जा कर के ये पूरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। कोविड-19 ने तो फाइनेंशियली इस तरीके से एक होल बना दिया है जिसमें ये डिस्कॉम्स भी गिरने से नहीं बचे हैं, जो मैंने पूरा केस बताया आपको। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, डिमांड ही पूरी खत्म हो गई। एग्रीकल्चर या रूरल हाउस होल्ड की बात करें, देखो उनको तो देखो क्रॉस सब्सिडी मिल जाती है, ठीक है। गाँव में जो बिजली सप्लाई होती है, कैसे आप एक तरफ से तो लेते हो इंडस्ट्रीज से, इनसे पैसा लेते हो इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कि भाई 10 रुपये पर यूनिट है तो 10 रुपये आप दोगे। दूसरी तरफ गाँव में जो किसानों को आप बिजली दे रहे हो वो 5 रुपये पर यूनिट के अंदर दे रहे हो। अब 5 रुपये पर यूनिट में दे रहे हो मतलब 5 रुपये की सब्सिडी दे रहे हो। तो वो जो 5 रुपये का बर्डन है ना गाँव की तरफ जो आप हेल्प कर रहे हो, वो बर्डन आप इंडस्ट्रीज पे डालते हो। इसको बोलते हैं क्रॉस सब्सिडाइजेशन। अब याद रखना ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जा सकती है। क्रॉस सब्सिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? अब आप एक चीज़ बताओ, इंडस्ट्रीज में डिमांड ही नहीं है तो क्रॉस सब्सिडी भी कहाँ से दोगे? ये भी एक प्रॉब्लम चल रही है। अब इंडस्ट्रीज अब धीरे धीरे रिकवर हो रही हैं, रिवाइवल पे हैं, तो वो क्या वाकई में इस कन्वेंशनल मेथड पे जाएंगी इलेक्ट्रिसिटी पे, जब उनके पास में और भी स्कोप अवेलेबल है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल एनर्जी। वो सोलर पैनल लगाएंगे, विंड मिल में इन्वेस्ट करेंगे, तो भाई वो क्यों आएंगे इधर? तो रेवेन्यू लॉसेस तो देखो लगातार बनने के चांसेस दिख रहे हैं, कोई स्कोप आगे दिखाई नहीं दे रहा। फिर राइटर बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है या अभी जो सिचुएशन जो हम देख रहे हैं, इस सिचुएशन में देखो क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर के आएगा होलसेल, मतलब पूरा सिस्टम चेंज एक साथ हो जाएगा? लगता तो नहीं। दूसरा अगर देखें, प्रेशर तो लगातार बनता हुआ, अभी तो चलो कोविड-19 की बात है, कोविड-19 से पहले से प्रेशर है, उस प्रेशर के लिए क्या तैयारी कर रखी है? क्या हमारे लिए जो ट्रेडिशनली जो रिस्पॉन्स दिया है वही रिस्पॉन्स दिया जाएगा क्या?
या फिर ये सवाल बनता है कि जितना कुछ भी इम्प्लीमेंट आप बोल देते हो, मतलब एक वही बात कि पॉलिसी फॉर्मुलेट तो होगी पर इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे होगी कि नहीं। तो यहाँ पर राइटर एक इनोवेटिव आइडिया देते हैं, बहुत ही अच्छा, आप लिख लेना इसको, कि किस तरीके से ये केवल पर्टिकुलर एक ही सेगमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं राइटर, ये यूँ बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर जियो सिविक्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड काम कर सकते हैं। जियो सिविक्स का मतलब होता है ग्लोबली नेटवर्क्ड सॉल्यूशन, मतलब एक अपन बोलते हैं ना ग्लोबल विलेज, ठीक है, पूरी दुनिया एक गांव, तो उसके सारे सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन हो हर एक सेक्टर के अंदर। तो एन मैरी, ये लिख लो ना आप, एन मैरी स्लॉटर सीईओ हैं ये एक थिंक टैंक के जिनका नाम है न्यू अमेरिका, जिस थिंक टैंक का नाम है न्यू अमेरिका। उन्होंने इन सारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन दिया है कि भाई अब ये जो समस्याएं हैं देखी जाए, देखो इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया ही नहीं वर्ल्ड ओवर इकोनॉमीज देख रही हैं, कोरोना सारी तरफ बढ़ रहा है। आज अगर इंडिया में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका इफेक्ट यूएसए में देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब आज प्रॉब्लम्स प्लेनेटरी हो गई हैं, ना कि कंट्री वाइज या रीजन वाइज। तो एक ग्लोबल नेटवर्क सॉल्यूशन पे ही काम करने की ज़रूरत है, जिसमें कि नेशनल बाउंड्रीज या इकोनॉमिक इशू या फिर कोई टेक्नोलॉजी गैप या सोशल आइडेंटिटी, ये कोई बाउंड्री का काम नहीं करेगी। अब तो एक ग्लोबल आइडेंटिटी बेस्ड इन चीज़ों को टैकल करने के लिए हमें जियो सिविक्स पे काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पर एक सिटीज़न इंडिया का जो है वो ग्लोबल सिटीज़न अपने आप को कंसिडर करे। अब देखो आप ग्लोबल वार्मिंग का इशू देखो, पेंडेमिक का इशू देखो, क्लाइमेट चेंज का इशू देखो। क्लाइमेट क्या ये देख के सोच रही है क्या कि भाई ये यूएसए पैसे वाले हैं, इनको ज़्यादा परेशान नहीं करना, बांग्लादेश के वाले को जाके परेशान कर दो, ऐसा थोड़ी ना है। वहाँ पर भी एग्जैक्टली वही टॉर्नेडोज साइक्लोन्स इसी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं जिस तरीके से इंडिया में कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली द सेम थिंग इज हियर कि भाई इस टाइम पे आपको ये रेसिज्म, रिफ्यूजी, ये इनइक्वालिटी इशू, फंडामेंटलिज्म, ये सारे जो इश्यूज है ना, इनको साइड में रखो और ग्लोबल आइडेंटिटी बेस्ड काम करो। आज की जनरेशन जेड, देखो कितना अच्छा टर्म है जनरेशन जेड, आज की जो जनरेशन है उनकी एस्पिरेशन, उनकी प्रायोरिटीज बिल्कुल डिफरेंट है, पहले की अलग थी। आप ट्रेडिशनल मेथड से इन इश्यूज को टैकल नहीं कर सकते, आपको बहुत कुछ ओवरऑल चेंज लाने की ज़रूरत है, जिसमें ग्लोबल नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो इनहेरिटेड जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको अगर हमें टैकल करना है तो उनके लिए हमें नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है, नए लेंस में देखने की ज़रूरत है। कोविड-19 ने देखो नया प्रेशर और इंट्रोड्यूस कर दिया है वर्ल्ड ओवर, तो इन गवर्नमेंट्स को साथ में आकर के काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट पॉलिसी इस तरीके से होनी चाहिए कि ये जो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बनी हुई है, इस प्रेशर को ख़त्म किया जा सके, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर हो, चाहे जॉब से लेकर के देखे तो सोशल डायनामिक्स, जहाँ पर हमारे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं कम्युनिटी या कास्ट लेवल इश्यूज़ पे। ठीक है, तो यूथफुल जो बल्ज हमारे इंडिया में अभी आ रहा है, वो अभी वेस्टेड इंटरेस्ट की तरफ नहीं ध्यान देगा कि भाई यहाँ पर राहुल गांधी को फ़ायदा हो रहा है या नरेंद्र मोदी को, वो देखेगा कि भाई कितना आगे जाकर के बेनिफिट है। जैसे कि अपन ने एक्सप्लेन पेज पे एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था जिसमें मैंने बताया था कि आजकल तो इन्वेस्टमेंट भी उन कंपनीज में ज़्यादा आ रहा है जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली काम कर रही हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर अब एब्स्ट्रैक्ट रिफ्लेक्शन की ज़रूरत नहीं कि बातचीत आपने कर ली, अब ग्राउंड पर आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए मोर कोलैबोरेटिव और नेटवर्क्ड मॉडल जो है गवर्नेंस का, वो एक अच्छा हो सकता है, जहाँ पर हम सिविटास बेस्ड, सिविटास का मतलब क्या होता है, सोशल सिटीजन्स, सारे सिटीजन्स एक साथ आएं और फिर एक कॉमन गोल्स के लिए काम करें। क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो सबसे भारी क्राइसिस है और क्लाइमेट चेंज की वजह से ही कोविड-19 को कहीं ना कहीं ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है फैलने में, और अगर इसको टाइम पे टैकल नहीं किया गया तो इस तरीके के और ज़्यादा क्राइसिस अपने को देखने पड़ेंगे। तो ग्लोबल सिटीजनशिप का आइडिया यहाँ पर राइटर दे रहे हैं। तो ये कोई एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, थ्रू आउट वर्ल्ड ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस को इंडिया थोड़ा ना फेस कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।